हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो हम जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, तो उन्हें प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो मीन्स हमें पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं। तो देखिए, पहले हमें समझना होगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या। तो देखिए, ऐसा अगर आप कोई वर्क करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई ऐसा वर्क या आप कोई ऐसा ऑपरेशन करें जिससे क्या होता है कि सिस्टम की स्टेट 1 से स्टेट 2 हमें मिल जाए। मीन्स क्या है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उस पर आपने ऐसा कोई कार्य किया, ऐसा कोई वर्क किया जिससे वह अपने स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो इसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। तो किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज करना आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि अभी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम जितने भी प्रोसेस हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सब में होता क्या है कि आपके स्टेट 1 से स्टेट 2 को वो एक्वायर कर लेता है। तो जब स्टेट 1 से स्टेट 2 को एक्वायर करता है तो ये प्रोसेस जो होता है यहाँ पर उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिए, जो आपका फर्स्ट होता है, ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो जो आपका फर्स्ट है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ज़रा देखिए, नाम से पहचानिए। आइसो मीन्स आप जानते हैं, आइसो क्या होता है आपका सेम, और थर्मल यूज होता है टेम्परेचर के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वहाँ वो क्या प्रोसेस होगी जिसमें टेम्परेचर जो होगा सेम रहेगा। अब देखिए, हम सभी ये जितना भी पढ़ रहे हैं ये प्रोसेस वो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंडर है। और अभी हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो होती है जहाँ पर सिस्टम की स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाता है, यानी सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। अब जरा आप देखिए, आपका यहाँ सिस्टम की स्टेट चेंज हुई आइसोथर्मल में, बट जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि डेल्टा टी, डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है आपको कि टेम्परेचर में जो चेंज हुआ वो 0 हुआ, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। इसे देखिए हम डी टी भी लिख देते हैं। तो ये लार्ज चेंज के लिए डेल्टा जो होता है लार्ज चेंज के लिए होता है, डेल जो होता है आपका स्मॉल चेंज के लिए होता है, तो ये इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे। ठीक है, तो सीधा सी बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। अब ज़रा देखिए कि आप इसे समझेंगे कैसे। देखिए, हमने कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है। तो अब आप क्या करें कि इस कंटेनर को आप एक दूसरे कंटेनर में रख दें जहाँ पर आइस आपने रखा हुआ है। ठीक है, ये आइस के पीस आपने रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें आप एसिड मिलाते हो। वाटर है आपका, ये मान लीजिए आपका क्या है वाटर, और इसमें आप क्या मिला रहे हैं एसिड। तो जब आप एसिड मिलाते हैं, आपने लैब में भी देखा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री लैब में गए होंगे और वहाँ पर आपने किया होगा, जब आप एसिड वाटर में डालते हो तो आपने देखा होगा कि वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्योंकि जो एसिड होता है जब वाटर में डालते हो तो एसिड का हाइड्रेशन होने लगता है, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है जो कि आपके वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो जब हम एसिड डालेंगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि हमें चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 रखना है। क्योंकि आपकी भी एक स्टेट है, जब आप इसमें एसिड मिलाओगे तो ये दूसरी स्टेट में जाएगा, बट हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है। तो हमने क्या किया, उसे एक दूसरे कंटेनर में रखा, वहाँ पर आइस रखा। तो ये आइस जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वापस इसे कूल करने लगेगा, यानी कि उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप एसिड डाल रहे हो, ये हीट हो रहा है, बट आइस के कारण ये क्या हो रहा है, फिर कूल हो जा रहा है, फिर उसी कंडीशन में आ जा रहा है। तो इससे इसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर एक एग्जांपल जो है समझने का अच्छा एग्जांपल है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए ज़रा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो आपका 2 तरह से होता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस आपका 2 तरह से होता है। एक तो आपका होता है एक्सपेंसन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहोगे। दूसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ज़रा देखिए, आपने कंटेनर लिया हुआ है और उस कंटेनर में आपकी एक गैस फील्ड है। ठीक है, ये गैस है, फील्ड है,
और ये आपने पिस्टन लगाया यहाँ पर। पिस्टन तो आप जानते हैं, जो आपने देखा होगा पिचकारी जो होती है, पिचकारी में ऐसे आगे पीछे करने का जो पिस्टन होता है इस तरह से, तो वो आपने पिस्टन लगाया हुआ है। अब ये जो बाहर का जो प्रेशर होगा वो आप पी एक्सटर्नल कहोगे, और जो अंदर का प्रेशर होगा से हमने पी आई यानी कि पी इंटरनल प्रेशर, और ये बाहर का आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। अब जो आपका जो इंटरनल प्रेशर, अगर देखिए अगर आपका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर हो किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से, मीन्स क्या है कि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जबकि बाहर का प्रेशर आपका कम है, तो उससे होगा क्या कि जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा देगा, पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो पिस्टन जब ऊपर की तरफ उठेगा तो आपका क्या होगा यहाँ पर, एक्सपेंशन। तो आप एक्सपेंशन को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जरा, फिजिक्स में भी आप ये चीज़ें पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक डिफरेंस है। केमिस्ट्री में जो हम देखते हैं वो इंटरनल प्रेशर के अकॉर्डिंग डेरिवेशन निकालते हैं, यानी कि जो इक्वेशन होगी इनकी वो आप इंटरनल प्रेशर के बेस पर ड्राइव करते हो, जो भी वर्क हुआ होगा वहाँ पर इंटरनल प्रेशर के बेस पर ड्राइव करते हो। बट केमिस्ट्री में ध्यान रखना होगा आपको, ये नोटेबल पॉइंट है आपका कि केमिस्ट्री में जो हम है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बेस पर इक्वेशन जो होंगी वो ड्राइव करते हैं, वर्क को हम डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर। क्लियर है आपको ये? तो आप यहाँ समझ लिया एक्सपेंशन कब होगा, जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर तो एक्सपेंशन होगा, और जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा इंटरनल से तो आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। भाई अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसे नीचे की तरफ दबा देगा पिस्टन को, तो पिस्टन यानी गैस क्या होगी, कंप्रेस होने लगेगी, तो ये कंप्रेशन होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है, हमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों कर रहे हैं, बट हमें इसके जब ये प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस में हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है, चेंज इन टेम्परेचर हमें 0 रखना है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपका जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड कब करेगा, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। भाई यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट हमें टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो ये क्या करेगा, हम पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा देंगे। ऐसे मान लीजिए भाई पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, गैस एक्सपांड कर जाएगी और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, बाहर से प्रेशर लगाओ, गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो जब आप बाहर से प्रेशर लगाओगे और गैस कंप्रेस होगी तो तब भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो तब क्या करेंगे, वो टेम्परेचर को बाहर की तरफ यानी कि हीट को वो रिजेक्ट कर देगा, या हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमें टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा देंगे, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया। देखिए कुछ ना कुछ तो फैक्टर वहाँ पर चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ा बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो हमने इस पिस्टन को ऊपर उठा दिया, टेम्परेचर को फिर हम उसी कंडीशन पर ले आए जो इनिशियल थी, तो यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज हुआ वो 0 है। देखिए ये स्टेट फंक्शन होते हैं, आप कहेंगे टेम्परेचर तो बढ़ा था तो फिर हम 0 कैसे कह देंगे, तो ज़रा देखिए ये आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, आप स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टेट फंक्शन केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। मींस क्या है कि हमारा इनिशियल जो टेम्परेचर था वो कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए कि आपका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो हमने से हीट दिया, तो जब हीट दिया इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, फिर पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा दिया, तो जब पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा दिया तो इसका टेम्परेचर फिर से कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीन्स हमें ये नहीं देखना कि बीच में क्या हुआ, हमें तो इनिशियल और आपको फाइनल, या आपका इनिशियल होगा या आपका फाइनल होगा, केवल इसका ध्यान रखना है। तो अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन देखते हो तो 25 - 25 = 0, तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर करोगे, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर क्या होगा कि आपका अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भाई जब गैस कंप्रेस होगी तो उसमें हीट भी स्टोर होगा, तो अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए पहले जो आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, भाई गैस जो है एक्सपांड पहले से थी है लेकिन हमें कंप्रेस करना है इसे, तो टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री। फिर आपने सिर्फ दबाया गैस को, तो यानी कंप्रेस किया आपने, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री पहुँच गया आपका। लेकिन उसने क्या किया, फिर सिस्टम ने हीट को रिजेक्ट कर दिया बाहर सराउंडिंग में, तो उससे टेम्परेचर फिर से डाउन होकर कितना आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बीच में क्या हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बीच में देखते हो क्या हुआ है, तो वो आपका पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन में आप ये चीज़ें देखते हैं कि वर्क हुआ, हीट हुआ, तो वर्क हीट हो क्या है, पाथ फंक्शन है। बट हमें यहाँ पर स्टेट फंक्शन देखना है, स्टेट टेम्परेचर आपने देखा है,
कि टेम्परेचर आपका स्टेट फंक्शन होता है जो कि केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आपका इनिशियल और फाइनल में अगर हम देखें तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। चलिए सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं। आपका सेकंड प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखिए बारीक बैरोमीटर जानते हैं आप, प्रेशर की यूनिट होती है, यानी कि जो प्रेशर को हम बैरोमीटर मेजर करते हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, आइसो मीन्स सेम, बैरोमीटर मीन्स आपका प्रेशर की यूनिट है तो प्रेशर हो गया, तो आइसो सेम हो गया, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मीन्स क्या होगा? सेम प्रेशर, यानी कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्टेट से जब आप दूसरी स्टेट में जाओगे तो वो किस कंडीशन में? वो आइसोबारिक कंडीशन में है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ज़रा देखिए इसे कैसे समझेंगे हम। आपने कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, सेम प्रोसेस, वही पिस्टन लिया हुआ है आपने और अंदर आपके एक गैस फील्ड है। ठीक है, तो ज़रा देखिए अगर आप इसे हीट कीजिए, हमने इसे यहाँ पर हीट कर दिया, यानी कि हीट सप्लाई की हमने सिस्टम को। जब सिस्टम को हीट करोगे तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स क्या है, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। भाई जब आप हीट करोगे तो मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो जब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रेशर तो बढ़ जाएगा। भाई समझ लीजिए कि आपके दो मॉलिक्यूल पास पास है, आपने यहाँ पर इसे हीट करने लगे तो ये, और आपने एक कंटेनर में इस तरह से मॉलिक्यूल को जो है फिक्स किया हुआ है। तो जब ये आपके जब हीट करोगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब दूर जाने की कोशिश करेंगे तो कंटेनर की दीवार पर आकर टक्कर मारेंगे, यानी कि इससे आप अपने बीच का जो स्पेस है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो टेम्परेचर है वो आपने इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो प्रेशर भी इनके बीच का इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे ही आपके जो गैस के मॉलिक्यूल है जब दूर दूर होने लगेंगे तो उनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, बट हमें प्रेशर को इंक्रीज नहीं होने देना है। तो आप इसके लिए करोगे क्या? आप इसके लिए करोगे क्या? आप पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। भाई पिस्टन को जब आप ऊपर उठा दोगे तो जो प्रेशर आपका इनिशियल था, मान लीजिए आपका इनिशियल प्रेशर आपका 2 एटमॉस्फेरिक था, तो आपका जब आपने इसमें टेम्परेचर हीट सप्लाई किया आपने सिस्टम को, तो इसका प्रेशर जो है मान लीजिए कितना बढ़ गया, 5 एटमॉस्फेरिक। तो फिर आपने पिस्टन को उतना ही ऊपर उठा दिया तो इसका प्रेशर फिर कितना आ गया आपका 2 एटमॉस्फेरिक। तो इनिशियल और फाइनल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपका डेल्टा पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, या डी पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे आप यहाँ पर ईजिली समझ सकते हैं। तो ये आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी ज़रा एक चीज़ देखिए, जो हमने आइसोबारिक देखा था, हमने आइसोबारिक प्रोसेस जो हमने देखा था उसमें हमने अभी बात की कि आपने गैस ली हुई है और ये आपका पिस्टन है, तो जब आप इसे टेम्परेचर देते हो तो गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो हम इसे पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की कि जो पहले वॉल्यूम था V1, उसके बाद आपने क्या किया, जो टेम्परेचर दिया तो गैस का प्रेशर बढ़ा, तो गैस का प्रेशर बढ़ा तो आपने पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा दिया, तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, V2। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम तो चेंज होगा, आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बट प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो कोरिक मीन्स है वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेल्टा V इक्वल टू होना चाहिए 0। तो आइसोकोरिक में प्रोसेस होती है जहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जो है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने पर भी सेम रहना चाहिए। तो ज़रा देखिए ये आप कैसे करेंगे। आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पर आपका वही सेम प्रोसेस पिस्टन है, यहाँ पर आपका गैस है, तो आपने गैस को टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो गैस जो होगी आपकी एक्सपांड करने लगेगी। भाई जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो अपना प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाने लगेगी, यानी गैस जो है एक्सपांड करने लगेगी। बट हमें अगर गैस एक्सपांड करती है तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। भाई जब पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, पहले आपका वॉल्यूम ये था, लेकिन जब पिस्टन ऊपर की तरफ उठ के यहाँ चला गया तो वॉल्यूम आपका V2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, बट हमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होने देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो ये पिस्टन है इसे यहाँ पर फिक्स कर दोगे, यहाँ पर स्क्रू से इसे टाइट कर दोगे। स्क्रू लगा दिया आपने और बिल्कुल टाइट कर दिया, यानी कि पिस्टन आपका ऊपर नहीं जाएगा। तो उससे होगा क्या, आपका जो डेल्टा V है वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, बट आप देखिए जब आपने हीट सप्लाई की सिस्टम को तो उसका तो प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर तो चेंज होगा। भाई प्रेशर में चेंज हो गया
और किस में चेंज होगा, आपका टेम्परेचर में चेंज होगा। पहले सिस्टम का टेम्परेचर कम था, आपने हीट सप्लाई कर दिया तो सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ गया और उसका प्रेशर भी बढ़ गया। तो यानी कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज हो जाएगा, बट आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका है आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस वे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर हीट में जो चेंज होता है वो जीरो के इक्वल होता है। मीन्स क्या है कि आपका मान लीजिए आपने एक ये कंटेनर लिया हुआ है और ये कंटेनर जो है आपका वो इस तरह से इंसुलेटेड है। ठीक है, इंसुलेटेड का मीन्स है कि ना पर यहाँ पर हीट बाहर जा रही है और ना हीट अंदर आ रही है। ठीक है, इंसुलेटेड है, ना हीट बाहर जा रही है ना हीट अंदर आ रही है बाहर से, यानी कि इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए हमने 3 तरह के प्रोसेस पढ़े थे, आपने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जहाँ पर ना मास का ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऐसा ही सिस्टम आपका आइडियाबैटिक है, यानी कि यहाँ पर मास और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। तो ये आपका एक तरह से पूरा तरह से इंसुलेट होता है। तो इसमें क्या होगा, ना हीट बाहर से अंदर आ रही है और ना हीट अंदर से बाहर जा रही है। तो यहाँ पर जो चेंज इन हीट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हमने मान लीजिए यहाँ पर अंदर आपका एसिड लिया हुआ है और आपका वाटर लिया हुआ है। ये चलिए मैं अभी नॉर्मल लेकर चल रहा हूँ, A+B हमने लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका A+B से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है और A और +B के प्रोडक्ट बनने से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये मीन्स क्या है कि आपको अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, वहाँ पर हीट रिलीज होगी, सॉरी, तो हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट बाहर तो नहीं जा पा रही है। तो हीट बाहर, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो इंसुलेट है, पूरी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब हीट बाहर नहीं जा रही है तो क्या होगा, तो अंदर का जो सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका A+B के मिलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें आपका रिएक्शन कैसी है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए समझिए इसे आसानी से, एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगी, देखिए आपको A+B को रिएक्ट कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, बट आप टेम्परेचर तो बाहर से आ ही नहीं रहा अंदर, यानी कि ये आपका सिस्टम जो है इंसुलेटेड है, तो टेम्परेचर बाहर से तो नहीं आ सकता A+B को रिएक्ट कराने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपना इंटरनल टेम्परेचर ही यूज करेगा रिएक्ट होने के लिए। तो जब इंटर सिस्टम का जो टेम्परेचर, तो क्या होगा, से इंटरनल टेम्परेचर भी यूज करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप 2 केस हैं यहाँ पर समझने के लिए कि अगर A+B रिएक्ट करके P बना रहे हैं और रिएक्शन कैसी आपकी एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर आपका बाहर तो नहीं जा सकता, इसलिए अंदर सिस्टम का टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। इसके बाद अगर आपका A+B को रिएक्ट करने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है तो वो सिस्टम का ही, क्योंकि बाहर से वो टेम्परेचर नहीं ले सकते, तो वो सिस्टम का टेम्परेचर ही यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी। तो 2 तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका है आइडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ और प्रोसेसेस हैं इसमें, जैसे आप आगे पढ़ोगे साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।